सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नून लीग हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम इत्तेहाद को मजबूत बनाना चाहती है। नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि पीडीएम तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी की अपनी इमारत में दरारें गहरी हो गई हैं। बयानिए का आतिश फिशां राग उगल रहा है। मुज़ाहमत और मुफाहमत के मखमसे में फंसे नजरियाती रहनुमा भी आवाज उठाने पर मजबूर हो गए हैं। फासले इतने बढ़ गए हैं, बिल मुशाफा मुलाकातों की बजाय नौबत टेलीफोनिक राबितों पर आ गई है। खबर है कि ख्वाजा आसिफ ने टेलीफोन करके शहबाज शरीफ को नेशनल डायलॉग का मशवरा दिया है। कहा है कि पार्टी मुशावरत करे और मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द फैसले करे, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं और पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि पार्टी को दीवार के साथ कौन लगा रहा है, मुखालफीन या फिर पार्टी में मौजूद बयानिए की जंग। शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ को तसल्ली दी है कि जल्द फैसला करके इस मसले का हल निकाला जाएगा, लेकिन अकेले शहबाज शरीफ कर भी कह सकते हैं। पार्टी सदर का ओहदा उनके पास है और पार्टी का कंट्रोल उनकी भतीजी मरियम नवाज के पास। ऐसे में बिलावल का नून लीग पर यह तंजिया जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां पार्टी सदर की यह औकात हो कि उसकी हर बात को जाती राय करार देकर मुस्तरद कर दिया जाए, वो पार्टी और उसका सदर हुकूमत के खिलाफ कौन सा तीर मार सकता है। इसलिए वाकिफान हाल का दावा है कि नून लीग के खामोश रहनुमा अब खामोशी तोड़ने लगे हैं। जराये के मुताबिक इन लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत, बात वाज़ेह होनी चाहिए। अगर मुज़ाहमत की राह पर चलना है तो फिर नवाज शरीफ को वापस आना होगा। कहा जा रहा है कि इन रहनुमाओं की तरफ से सारे मामलात को हल करने के लिए पार्टी क़यादत को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है, जिसके बाद ये अपना रास्ता जुदा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नून लीग की क़यादत जो इस वक्त 3 खानों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में बटी हुई है, पार्टी रहनुमाओं के इन तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा लेगी? क्या नवाज शरीफ वापस आने की हिम्मत करेंगे और क्या मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ एक दूसरे के पीछे चलने को तैयार होंगे? पार्टी में अगर इस झगड़े का फैसला ना हुआ तो फिर सियासी पंडितों की पेशगोई है कि अगले इंतखाबात में नून लीग को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। क्या लीगी क़यादत खतरे को भांप कर इसका सदेबाब कर पाएगी? इसी से आगाज करते हैं। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ख्वाजा आसिफ को फ़ोन करने पड़ेंगे? देखिए उसामा साहब, ये तो मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पार्टी की एक सीनियर लीडरशिप जो है वो ये समझ रही है कि जब तक मरियम नवाज पीछे नहीं हटेंगी उस वक़्त तक 2022 या 23 का जो इलेक्शन है उनमें उनका कोई फ्यूचर नहीं है। वो ये सारे ख्वाजा आसिफ, या सादिक, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ी, ये सारे वो लोग हैं जिनको बिल्कुल दीवार के सामने लिखा नज़र आ रहा है कि अगर मरियम और नवाज शरीफ की बयानी के साथ हम 2023 के इलेक्शन में गए तो इलेक्शन हम हार जाएंगे। अगर 2023 का इलेक्शन नून लीग हारी तो फिर नून लीग को आगे उस तरह पार्टी को आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इनको ये डर है कि पार्टी टूट फूट जाएगी, तबाह हो जाएगी, क्योंकि 10 साल पार्टी जो है वो अपोजिशन में नहीं काटी जा सकती। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस बयानिए के साथ इलेक्शन वो नहीं लड़ने वाले। जो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सक्यूज़ कर देंगे कि जनाब ख्वाजा आसिफ भी, मैं आपको कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ भी, याद सादिक भी, ये दोनों तो मुझे पता है कि हो सकता है राना तनवीर भी ये कह दे कि जनाब अब इस बुढ़ापे में हम अपोजिशन भी नहीं काट सकते और हम जेल भी नहीं काट सकते, तो हमें आप माफ़ कर दें, किसी और को यहाँ से लड़वा दें। ये और उसके बाद ये है कि शहबाज शरीफ जो है उनका ये ज़ाती ख्याल है, ये जो बार बार कहा जाता है नून से शीन निकलेगी, तो नून से शीन निकलने वाला कोई चक्कर नहीं है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ये चाहते हैं कि जनाब आप सिर्फ मरियम का मुँह चुप करवा दें, मरियम को घर बैठा दें, मुझे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करने दें, और मरियम इस पे तैयार नहीं है। ये जो प्रेज़लाई ने कहा था, ये जो इक़्तिदार की जंग है, ये विरासत की जंग है, और मरियम को पता है कि अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो आगे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर ये जो विरासत है ये आगे हमजा शहबाज की तरफ जाएगी, हमजा शहबाज अगले कैंडिडेट होंगे, तो मुझे इसमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो इसलिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है
कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, चाहे ये हम इलेक्शन हार जाएं। अच्छा। उनको ये इलेक्शन हारना कबूल है, लेकिन वो ना अपने बयानिए से पीछे हटेंगी, ना वो अपनी बात से पीछे हटेंगी, ना वो शहबाज शरीफ को फ्री हैंड लेने देंगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उनको पता है, मरियम नवाज़ को बड़ा क्लियरली पता है कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ की मर्जी के बगैर और उनकी एंडोर्समेंट के बगैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और अगर वो खड़ी रही तो शहबाज शरीफ पार्टी तोड़ के अलहदा भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो उसका वाज़ेह और क्लियर जो फ़ायदा होगा वो पीटीआई को होगा, क्योंकि पार्टी का वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा। और सेकेंडली बड़े बड़े जो स्टालवार्ड्स हैं जो आज शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, अगर उनको नज़र आता है कि पार्टी टूट रही है और मरियम पीछे नहीं हट रही, तो उनको पता है कि फिर आगे शिकस्त है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये शहबाज शरीफ को भी पता है, ये सब सारी पार्टी को पता है कि जब तक नवाज शरीफ अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, मरियम को चुप नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक पार्टी का 2023 के इलेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी तक मरियम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज की जो उनकी स्टेटमेंट है, वो जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जनाब अगर शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं और अगर पार्टी ने उनको वज़ीर आज़म के लिए फाइनल किया तो हम उनको सपोर्ट अच्छा, करेंगे। इस पर जाना है, ये हम कौन है और ये सारा क्या मामला, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे आज मरीम साहब की पेशी पर भी। लेकिन गुलाम अहमद साहब, एक तो ये ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन करना पड़ रहा है कि भाई पार्टी बचाओ, बेसिकली सारा कुछ यही है कि कुछ वाजे करें, कुछ नहीं बनेगा, तबाही हो जाएगी। फिर शहबाज शरीफ कहने जी नवाज शरीफ को पार्टी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुशावरत की जाएगी, हम बेहतर अंदाज में अवाम के साथ होंगे, उनको यकीन दहानी करवा रहे हैं, टाइम कम रह गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पीडीएम पर जोर डाल रहे हैं कि जी ये हुकूमत गिराए, और उसमें मुस्लिम लीग नून पंजाब में 50 से ज़ायद जलसों का शेड्यूल भी पेश करेगी जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है। तो वहाँ एक पीडीएम में और ही माहौल नजर आता है हुकूमत गिराने का, यहाँ पार्टी बचाने का। ये क्या हो रहा है? ये मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिक्स है जो कि तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि कभी एकदम हाईएस्ट स्कोर जो है वो कर लेती है और किसी वक्त क्रैश कर जाती है, फिर हम एक वक्त ऐसा आता है जिसको हम ये कहते हैं कि मार्केट करेक्शन लगा रही है। तो ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इस वक्त बशमूल पीटीआई, तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त करेक्शन लगा रही हैं। कुछ सियासी जमातें जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी पंजाब में करेक्शन लगाने की कोशिश कर रही है, लोगों से राब्ते कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 धड़े होंगे या उनमें से जो एक बयानिया है वो सामने आएगा, तो फिर वहाँ से काफ़ी लोग जो हैं इधर उधर हो सकते हैं, तो उनको किस तरह से हम अपने साथ शामिल कर लें। तो ये इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो जंग जारी है वो, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मियां नवाज शरीफ की इजाज़त से अब बात को काफ़ी आगे तक ले गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट कार्नर जो हैं वो उन्होंने पैदा कर लिए हैं। और अब एक तरफ ये किया जा रहा है 2 साइड से 3 साइड से, यानी कि इस तरह एक तरफ घेरा डाला जाता है मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके मुताबिक। एक तरफ पीडीएम भी है और उनके साथ मिल के जलसे जुलूस करने हैं, दूसरी तरफ इंतखाबी सियासत के साथ आपको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, वहाँ पे आपने ईवीएम के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देना है, और इधर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू भी जारी है ताकि दोनों साइड से प्रेशर जो है वो डाला जा सके और अपना काम जो है वो ओरिजिनल जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो निकाला जा सके। जिस तरह से आज जो एक तरीकाकार अपनाया गया है कि कैसे बात बाहर निकाली जाए। शहबाज शरीफ, क्योंकि बात मरियम नवाज़ ने तो कर दी थी अपनी बात, वो तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख पे आ जाती हैं और आप आधा घंटा पूरे मीडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बातचीत करके चली जाती हैं। तो अब ये था कि इनके लिए कोई इनके पास इवेंट नज़र नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अल्टीमेटली एक टेलीफोन कॉल आपस में मिला के तो खबर जारी कर दी। तो ये दोनों तरफ से उन्होंने अपनी खबर दे दी, अपनी खबर दे दी। नवाज शरीफ तक भी बात पहुंचानी थी ना, मसला ये कि बात तो हुई ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ में, और असल चीज़ ये है कि सुनाना किसको था? सुनाना नवाज शरीफ को था कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं और पार्टी ये कह रही है। कल ख्वाजा साहब फिर जो शहबाज शरीफ से मिलेंगे 1 on 1 और उसकी एक प्रेस रिलीज आएगी कि जनाब ये देखे ख्वाजा साहब भी ये कह रहा है, राना सना भी ये कह रहा है।
मसला ये है कि नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचानी कि मियाँ साहब खुदा का नाम है, इस बीबी को समझा लें, इसको चुप करा लें। जहाँ तक बात है पीडीएम की, तो मैं एक चीज़ उसामा साहब को बता दूं, मुर्तज़ा साहब, शहबाज शरीफ को पता है कि ये पीडीएम 100 जलसे भी कर ले, उससे इक़्तिदार नहीं मिलना, उससे हुकूमत नहीं मिलनी, हुकूमत मिलनी है किसी और तरीके से। वो डायलॉग पे ज्यादा यकीन रखते हैं, जलसों जुलूसों पे इतना यकीन नहीं रखते, ये मैं आपको बता दूं। और वो ये चाहते हैं कि बस भाई साहब जो है इसको चुप करा दे, क्योंकि मैं जब आगे जाता हूं तो अगले पूछते हैं कि ना उसको तो पहले चुप कराओ। तो वो इस चीज को चाहते हैं कि भाई साहब किस तरह से मरियम को चुप करा दें ताकि मैं आगे कुछ बात को आगे बढ़ाऊं, अच्छा आगे लेके चलूं। ये गुलाम नबी साहब, जब पीपल्स पार्टी का चलें, आप बात पूरी करें फिर अगला सवाल करते हैं। जी मैं ये जब पीडीएम बनाई गई थी उस वक्त ना एक सवाल जवाब हुए थे तमाम रहनुमाओं के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो थे और मियां नवाज शरीफ थे, मरियम थी और उनके साथ मौलाना फजल रहमान थे। तो जो उसमें एक जुमला कहा गया था मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि हमने वजारत उज़्मा बहुत देख ली, हम वजारत उज़्मा नहीं चाहते। तो अज़राए तफन्नन वहाँ पूछा गया कि फिर क्या मौलाना फजल रहमान को बना देंगे? अच्छा। उन्होंने कहा हमारे कैंडिडेट मौलाना फजल रहमान होंगे। तो मियां नवाज शरीफ तो इस हद तक उस वक्त से बात ये कर रहे हैं। और जो अगर आपको ये जो फुर्तियाँ पीडीएम में मौलाना फजल रहमान या यूआईएफ जो है वो नज़र आ रही हैं, वो उसके वो बात भी है पीछे इनके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है कि अगर नवाज शरीफ का बयानिया सस्टेन करेगा या नवाज शरीफ जो है वो दोबारा पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो मौलाना फजल रहमान के लिए वो उनको सॉफ्ट कार्नर है, वो ये नहीं करेंगे कि शहबाज शरीफ को बना दें। तो ये इस तरह की चीज़ें भी जमातों के अंदर मौजूद हैं जो कि नए आइडियाज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो आपने बात की है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब से तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आए हैं तो मौलाना फजल रहमान ये समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गई हैं और उनकी पार्टी की अहमियत बढ़ गई है। अब उनको तालिबान की तरफ से उनको भरपूर सपोर्ट है और बहुत सारे मामलात में गवर्नमेंट को मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत भी है। तो ऐसे सिनेरियो में जबकि मौलाना की अहमियत बढ़ गई है तो मौलाना ये भी चाह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ उनके साथ उनको सपोर्ट करें, उनके साथ बारगेन करें तो वो इक़्तिदार में आ सकते हैं और वो इसमें प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं। अच्छा। ये वो खुद भी उनके अंदर एक ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डिस्कस भी की है। और आप देखेंगे कि अनकरीब ये बात बाहर आ जाएगी कि किस तरह से मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं कि अगर जो स्टेक होल्डर है, मैं स्टेक होल्डर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर स्टेक होल्डर नून लीग पे हाथ हल्का करते हैं और मौलाना फजल रहमान ये हाथ हल्का करवा देते हैं तो इसके एवज मौलाना को क्या मिलेगा? इस दफ़ा लेन देन जो है ना वो कई कैश नहीं होगा, इस दफ़ा लेन देन का जो है ना वो ओहदा होगा। 2018 के बाद तो वो सदर बनना चाहते थे, लेकिन बहरहाल अब गुलाम नबी साहब, एक तो ये कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को अभी कोई सीट मिल जाती है, अब जिस तरह कहा जा रहा है अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद को बलूचिस्तान में कहा जा रहा है गवर्नरी शनरी भी हो सकता है, तो फिर क्या बनेगा? और दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में चौधरी निसार साहब ने भी कह दिया बड़ा अच्छा खेल रही है, ख्वाजा आसिफ साहब को भी बयान इस तरह का आ रहा है और बिलावल पंजाब में एक्टिव है, वो तो कह रहे हैं पंजाब में अब हम हुकूमत बनाएंगे। तरीन ग्रुप से भी वो रवाबित के चक्कर में है, दूसरे लोगों से भी बातचीत चल रही है। तो क्या चांस है वाकई अगर ये नून लीग इसी मखमस में रही तो? देखिए वो शहबाज शरीफ के ज़रिए से या ख्वाजा आसिफ के ज़रिए से या दीगर जो हम ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा हैं उनके ज़रिए से ये पैगाम बार बार दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि स्पेस कम रह गई है, वो ऑक्यूपाई की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको ऑक्यूपाई करने की भरपूर कोशिश में है। 2 दफ़ा तो उसने इस्टेब्लिशमेंट का साथ देकर आप जानते हैं कि सेनेट में अपने पसंदीदा रिज़ल्ट हासिल किए थे, तो उस वजह से वो ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी उनके करीब है। उन्होंने ज़मानत दी थी इस हुकूमत की कि वो ये हुकूमत चलती रहेगी, इनको अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे, इसलिए बार बार उनको पता था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ना तो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगी तहरीक एतमाद लेकर, ना यहाँ पे आएगी। तो वो इस वजह से उन्होंने ये पते अपने दिखा दिए थे। उसके बाद डर गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन शहबाज शरीफ बार बार ये पैगाम दे रहे हैं नवाज शरीफ को
कि ये देख लें कि अगर ये आपने हमें वक्त ना दिया और आपने हमारी पॉलिसीज़ को आगे ना बढ़ने दिया, हमारी पार्टी भी टूट फूट का शिकार होगी। और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में भरपूर अपना कार्रवाई कर रही है, वो आगे बढ़ेगी। अच्छा, अगली खबर पर चलते हैं और वो मरियम नवाज साहबा की आज अदालत में पेशी है थी और ये उन्हीं की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है एवनफील्ड रेफरेंस में। तो इसमें बाबर डोगर साहब एक दफ़ा फिर उन्होंने ये बताया कि ज़ाहिर वक्त वो लेना चाहती, लेकिन इस दफ़ा बात ये थी कि अमजद परवेज़ साहब जो है वो मज़ीद इस केस की पैरवी ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने माजरत कर ली है, वजह बताई गई पहले कोरोना हो गया था, उनकी कमर में तकलीफ़ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यही वजह है? फिर उन्होंने 1 महीने का वक्त भी मांगा कि जी मैंने एक दरख्वास्त भी देनी है, वो पहले से तैयार हैं, उसके लिए मुझे वकील भी करना है। तो अब 23 सितंबर को दोबारा समाअत होगी, लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्या कहती है जी, मैं ये नहीं तासुर देना चाहती कि मैं डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये फिर क्यों इस तरह से? अब मुझे तो ये लगता है कि अगली दफ़ा ये होगा जी, अभी अभी मैं वकील हुआ हूँ, जो भी वकील साहब आएंगे तो जी मुझे वक्त दिया जाए, वो फिर वक्त आ जाएगा, फिर एक दरख्वास्त आएगी, फिर उसके पर को बहस हो जाएगी, फिर मेरिट्स पर आएगी। तो ये तारीख पर तारीख ये क्यों इतनी डिले की तरफ जा रही हैं? उसामा साहब, ये जो डबल बेंच है ये बड़ी स्पीड से तेज़ी से ये अपना काम कर रहा है और ये जजेस चाह रहे हैं कि इसका फैसला जल्द कर दिया जाए, जो कि मरियम नवाज़ या PMLN नहीं चाहती। वो ये चाहते हैं कि इस केस को जितना मैक्सिमम लटकाया जा सकता है लटकाया जाए। और वो आपको पता है ये नून लीग हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस को खेलती है, मेरिट में तो इनके पास होता कुछ नहीं अपने डिफेंस के लिए। नवाज शरीफ का केस देख लें, हमजा शहबाज का केस देख लें, शहबाज शरीफ का केस देख लें, या आप बाकी इसहाक डार का केस देख लें, ये सारे टेक्निकल ग्राउंड्स पर खेले गए हैं। सारे पाकिस्तान को पता है कि एवनफील्ड की प्रॉपर्टी जो है वो नून लीग ने कब खरीदी। सारा पाकिस्तान जानता है कि 98-97 में वहाँ पर कौन रहता रहा है। जो नून लीग के यहाँ से लोग MPs MNs जो इनके बहुत करीब हैं, जब वो लंदन जाते थे तो वो यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे। अब ये 2006 वाली कहानी तो कौन मानेगा कि जी 2006 में हमको ये मिले हैं। तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे केस खेलते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि बेंच तो बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, तो इसको स्लो कैसे किया जाए। ये पीछे एक मीटिंग हुई, मीटिंग में मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस किया गया। मरियम नवाज़ और ये बुकरा की टीम थी, उसमें तार साहब भी थे, उसमें अमजद परवेज़ साहब भी थे। उसमें ये फैसला किया गया कि इसको स्लो किया जाए। स्लो करने का एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया कि वकील साहब नहीं है। दूसरी दफ़ा जो है वो ये है कि जी मुझे टाइम दिया जाए 1 महीने का, ताकि मैं वकील जो है चेंज कर लूँ। तो ऑफ कोर्स जो भी वकील होगा वो मुशावरत से ही चेंज किया जाएगा और इस केस की मावनत जो है वो हमसे परवेज़ ही करेंगे। लेकिन फ्रंट पे एक वकील जो है उसको रखा जाएगा। हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद वो वकील जो है वो भी वापस चला जाए, फिर दोबारा हमसे परवेज़ साहब एंट्री डालें। लेकिन बुनियाद वाह जो मकसद है वो यही है कि इस केस को मैक्सिमम अच्छा, और डिटेल लेनी जो हमेशा वो करती हैं कि अदालत के बाहर, कभी अदालत के अंदर भी बातचीत हो जाती है, तो बाहर आकर मुझे बात की है, इसमें बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। एक तो उन्होंने जो अदालत में भी कहा कि एक दरखास्त वो देना चाहती हैं, बाहर आकर कहा जी मैं एक ऐसी चीज़ सामने लाऊंगी, सब कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, किसने केस बनाया, क्यों बनाया, मुहर्रिकात क्या थे, एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, ये बिल्कुल ही बदल कर रख देगी माहौल। ये जो दरखास्त आने वाली है, ये केस से हटकर, यानी उसके मेरिट से हटकर एक दरखास्त आने वाली है, तो ये बड़ी धमाकेदार होनी है। गुलाम नबी साहब और साथ जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बात किया है, पीपल्स पार्टीज पर आते हैं, लेकिन पहले ये जो दरखास्त आ रही है इस पर जल्दी से बात कर लें, फिर ब्रेक आ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी बात कर लें इस पर। देखिए, जो दरख्वास्त आने वाली है वो क्यों आ रही है, एक तरफ तो मेरिट्स ऑफ द केस हैं और दूसरी तरफ डाइवर्जन है कि हम इस केस से इससे डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं अदलिया की तवज्जो और अवाम की तवज्जो और मीडिया की तवज्जो। ये तमाम चीज़ें और पॉलिटिक्स एक बड़ी तब्दीली होने वाली है इस्टेब्लिशमेंट में। और इसी माह के आखिर तक या नेक्स्ट जो मंथ है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगी। इसी वजह से उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा था कि उन्हें ये उम्मीद है कि वो तब्दीली जब होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये कहने की पोजीशन में भी होगी और ये उनके सबूत और उनकी बहुत सारी बातें वहाँ पे ये फ़ाइल भी कर सकेंगी, जिसके बराह रास्त असरात जो हैं वो एवनफील्ड और दीगर इनके जो केसेस हैं उनके ऊपर पड़ेंगे। तो ये इस तरह की दरख्वास्त होगी, कंट्रोवर्शियल होगी। अच्छा। उसमें बहुत से लोगों के हवाले से
जुमले, बात, साउंड टेप्स अच्छा। और रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारे इसमें इंकशाफात होंगे। तो ये इनका जो ज़राए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनका ये कहना है कि जब ये दरख्वास्त दायर करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे इनको इनोसेंट जो है वो साबित करने की कोशिश की जाएगी उस दरख्वास्त के ज़रिए से। तो क्या वो दरख्वास्त दायर हो जाएगी या इन्होंने जो टाइम लिया है वो अमजद परवेज़ साहब का बहाना करके कि उनको कोविड हुआ था और उनके तकलीफ़ है, वो 2 दफ़ा नहीं आ सकते, खुद दलाइल आज दिए हैं मरियम साहबा ने और उनको ये कहा 1 महीने का वक्त मांगा, लेकिन उन्हें फेवर दी गई। 1 हफ्ते का अदालत ने कहा था कि वक्त दे सकते हैं, लेकिन 15 रोज़ की तारीख जो है 23 नवंबर की दे दी गई है और नेक्स्ट हेयरिंग के वक्त या आगे पीछे ये दरख्वास्त भी आ जाएगी। चलें, फिर तो काफी धमाकेदार होगी। बुनियादी तौर पे इसको जी। अच्छा, मुझे बताएं जी, शहबाज शरीफ साहब वाला जो मामला है, और एक तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पे जब सवाल, उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल है, और फिर चीज़ों पर कहा जी मैं तो इस पर बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी अगर पार्टी उनको नामजद करती है वज़ीर आज़म के लिए, अगर, तो हम हिमायत करेंगे। ये मुझे समझ नहीं आई कि वो पार्टी से कोई अलग है, ये फिर हम कौन है? मतलब नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये बात नहीं हो सकती कि पार्टी नामजद करेगी, वो खुद पार्टी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को एक तो पार्टी नामजद करे, लास्ट टाइम पार्टी ने तो नामजद नहीं किया था, वो तो नवाज शरीफ साहब ने उनको नामजद किया था, और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब को भी उन्होंने नामजद किया था, और फिर पार्टी ने तो तालियां ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के लिए बजाई थी। तो ये हम कौन है और फिर ये नामजदगी, ये सब क्या है? हम क्या मतलब, वो और उनके साथ 2 लोग जो 2 या 3 लोग हैं वो उनको हम कहती हैं। पार्टी में आपको पता है कि इस वक्त सारे जितने रहनुमा आपको नजर आते हैं, पूरी वफाकी काबीना जो नवाज लीग की थी उसमें से 3 लोग इस वक्त जो हैं वो मरीम नवाज साहबा के साथ हैं, बाकी सारी की सारी कैबिनेट वो शहबाज शरीफ के साथ और उसके पीछे और उसके बयानिए के साथ खड़ी है। तो ये वो हम जो कहती हैं वो असल में आप वो अपने लिए वो सीगा नहीं इस्तेमाल करती है। अगर नवाज शरीफ साहब ने इस तरह का फैसला करना हो कोई भी, तो नवाज शरीफ साहब तो खुद सरबराह हैं पार्टी के और शहबाज शरीफ तो प्रेसिडेंट हैं, तो वो तो उनके हवाले से फैसला तो सरबराह ही करेगा। वो मरियम साहबा की जो हम हैं उनकी तरफ से तो ना है, बाकी पार्टी पता नहीं करेगी, और पार्टी की अगर माननी होती तब तक शहबाज शरीफ साहब तो काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं, नवाज शरीफ साहब मरियम जो हैं उनके बयानी पर ना चल रहे होते, लेकिन पार्टी की नहीं चल रही है अभी उस तरह से। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई की, किस कदर महंगाई है, लोग इसके बारे में कितने परेशान हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई से लोग परेशान हैं। अब ताज़ा सर्वे है और उसमें एक तो ये कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती नज़र आई है, लोग उस हवाले से भी परेशान हैं। बिजली के बिलों ने अलग लोगों को मुश्किल में डाला हुआ है। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये सर्वे अब ज़ाहिर है कि हर आदमी से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय में वो परेशान है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और वो कोई उम्मीद का भी इजहार नहीं करे कि शायद कहीं महंगाई कंट्रोल हो सके। उसामा साहब, सर्वे को छोड़ें, ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद मान रहे हैं, ये तो कैबिनेट खुद मान रही है, ये तो गवर्नमेंट खुद मान रही है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा। ये पंजाब में जो चेंजेस आए हैं इसकी बड़ी वजह ये थी कि महंगाई, इमरान खान जब लाहौर आए और उन्होंने जो मीटिंग चेयर की थी उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जो पिछले थे उनसे जवाहर रफीक मलिक, उनसे जो बातचीत हुई, इमरान खान ने उस पर कहा कि जी महंगाई पे गवर्नमेंट काबू नहीं पा रही, आपका कंट्रोल नहीं है, आप महंगाई पे काबू नहीं पा रहे। इस पे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि जनाब मैंने इतने एसी चेंज कर दिए, मैंने इतने डिप्टी कमिश्नर चेंज किए, असिस्टेंट कमिश्नर चेंज किए हैं, जो काम नहीं कर रहे उन्होंने उस पर बड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो उसमें इमरान खान ने कहा जी कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, मुझे इससे गर्ज है कि महंगाई पर आपने किस हद तक काबू पाया, कितनी हद तक आप महंगाई को नीचे लेके गए हैं। तो उस पर अब ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि जी इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि महंगाई पे काबू पाए, लेकिन महंगाई के डायनामिक्स ही डिफरेंट है। अब डॉलर जो है वो कहीं का कहीं चला गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। तो मैं जो ओपन मार्केट है इसमें हम किस तरह से ज़बरदस्ती लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो कम अशिया जो है कम कीमत पर बेचें।
लेकिन अब बात यह है कि सारा गुस्सा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे निकाला जा रहा है। कभी चीफ सेक्रेटरी चेंज किए जा रहे हैं, कभी सेक्रेटरी चेंज किए जा रहे हैं, कमिश्नर चेंज किए जा रहे हैं कि जी महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा। असल चीज़ ये कि गवर्नमेंट की मैनेजमेंट क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। डॉलर की कीमत जो है उसको आप कैप लगाएं, उसको नीचे लेके आने की कोशिश करें, आप जो मर्जी करें। जब शेख रशीद ने कहा था कि डॉलर जो है वो 150 रुपये का जाएगा और शेख रशीद ने कहा, इसाक डार ने कहा था कि जी मैं 100 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब इसको ये आर्टिफिशियल कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया और उसका जो अल्टीमेटली डिविडेंड थे वो लोगों तक पहुँचे। पेट्रोल की कीमत जो है आप 120 रुपये का लीटर पेट्रोल हो गया, तो अब पेट्रोल तो आम आदमी की तादाद से बाहर हो गया है। चीज़ें जो है एक आम आदमी की तादाद से बाहर हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास फिलहाल उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, अभी गुलाम रज़ा साहब, अब भी लोग देखिए, एक तो वबा तो है ही कोरोना, उससे लोग परेशान है, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी, महंगाई लोगों की नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है। और ऊपर से ये बिजली के बिलों का हेर फेर, इस पर भी आते हैं कि अजीबो गरीब सूरत हाल है। मैं अपनी मिसाल भी आपके सामने रखूँगा उसमें, लेकिन ये तो लोग परेशान हैं। मगर उसमें हुकूमत ये कहती है जी महंगाई तो हमेशा से थी। जिस तरह बाबर साहब ने कहा जी, इमरान खान खुद मानते हैं महंगाई नंबर 1 मसला है और वो ब्यूरोक्रेसी में चेंज भी इसलिए करते हैं कि जो सरकारी कीमतें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो अब महंगाई हमेशा थी, हुकूमत की तरफ से जो दादोशुमार दिए जाते हैं, अब सरकारी दादोशुमार हैं, या तो उनको डिनाई कर दें। मोटरसाइकिलें जनाब पहले से ज़्यादा बिक रही हैं, गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। गाड़ी चले जी, आप कह देंगे अमीर आदमी ले रहा है तो मोटरसाइकिल का फिर क्या है। तो ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि जी इंपोर्ट चीज़ों की ज़्यादा हो रही है, इससे तो ये नज़र आता है कि मैशत चल रही है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं महंगाई के बावजूद। यहाँ तबकात जो हैं वो पहले 3 होते थे। एक गरीब थे, एक जो थे वो मिडल मैन थे, मिडिल क्लास थी, और एक अपर क्लास थी। अब इस वक्त जो मिडिल क्लास है वो टर्न इनटू गुरबा, वो मसाकीन में तब्दील हो गए हैं। अब 2 क्लासें हैं, या अपर क्लास है या गरीब हैं। तो वो वाली सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह जो ये कहा था कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकी हैं इस साल में और बहुत सारे मोटरसाइकिल जो हैं वो बिके हैं, वो आप ये समझ लें कि जिस तरह मलका फ्रांस से किसी ने कहा था कि लोगों के पास रोटी नहीं है, उन्होंने कहा था डबल रोटी खाएं, केक खाएं। तो वो सूरत हाल अब बनती हुई नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास अपने रूह का जिस्म से रिश्ता जोड़े रखने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अद्वियात महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, कपड़ा जूता महंगा, ज़िंदगी महंगी, तो कैसे गुजारा। जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, फवाद चौधरी ने कहा है, वज़ीर इत्तलात ने, उन्होंने ये इत्तला दी है कि आमदनी में भी लोगों की इजाफा हुआ है। जब आमदनी में इजाफा होता है तो फिर महंगाई का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। असदुल्लाह साहब की भी ये स्टेटमेंट है। उसामा साहब, मैं सॉरी, मैं ये जो वही बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं देखें, इन्फ्लेशन की जो बात की जाती है, आप खुदा के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तो कहते हैं कि हमने गरीब की गुर्बत ख़त्म करनी है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पाकिस्तान का मजदूर तबका है, उसकी तनख्वाह को आप इन्फ्लेशन से जोड़ दें, और रुपए की कीमत कम हो तो उनकी दिहाड़ी उस हवाले से बढ़ा दें। जिसकी 800 है उसकी 1200 कर दें दिहाड़ी, और जिस दिन उसका रुपए की कीमत डाउन कर लें आप, उस दिन उसकी 800। बाकी चीज़ें फ्लक्चुएट हो सकती हैं कि आज फल जो है वो 200 रुपये दर्जन है, 200 रुपये केजी है, तो अगले दिन वो 180 रुपये तो मजदूर की भी कर दें उसको। उसकी इन्फ्लेशन के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ बड़े राब्ते में है, तो वो ये भी तय कर दे कि आज के दिन मजदूर की दिहाड़ी जो है वो 1400 होगी, क्योंकि आज डॉलर जो है वो इतना महंगा हो गया है। आज ये हालत होगी, सरकारी सतह पर मजदूर को भी प्राइवेट कहां रोज तब्दील करेंगे। बाबर साहब, इस पर जल्दी से फिर बिल्कुल बिलों पर आना है। मैं कर रहा हूँ उसामा साहब कि महंगाई जो है ना वो उसको वाकई डॉलर के साथ मुंसलिक कर दें कि जनाब जब डॉलर महंगा होगा तो मजदूर की जो मजदूरी होगी वो बढ़ जाएगी। और ये बल्कि 3-4 इंडिकेटर है, उनको मिला लें और उसके ज़रिए से रोज़ की जो है उसकी हर चीज़ तो डॉलर से कैसे, हर चीज़ तो नहीं पाकिस्तान सर इंपोर्ट कर रहा, कुछ तो हम खुद बना रहे हैं, गंदम खुद तैयार करते हैं, दीगर बहुत सी चीज़ें हैं।
जो मुल्क में भी मिलती हैं, कपड़ा हमारा यहाँ से फिर एक्सपोर्ट आटा हो रहा है। 20 रुपए किलो क्यों महंगा हो गया उसामा साहब? अगर आप ये कहते हैं कि गंदम पाकिस्तान में बनती है, गंदम यहाँ की मिलों में पिसती है, वहां पर तो बाहर से कोई चीज नहीं आती, फिर आटा 20 रुपए महंगा क्यों हो गया? वो फिर बिजली महंगी हो जाती है, वो पेट्रोल से बन रही है, आना जाना पेट्रोल से, पेट्रोल बाहर से खाने वाला आटा जो है आगे फिर डॉलर से देखिए, खाने वाला आटा चक्की का इस्तेमाल करते हैं, वो 1600 रुपए का 20 किलो हो गया है, 32 रुपए मन है सर। फर्टिलाइजर वही लोग खा सकते हैं। जो मिल का आटा है उसको जो चीजें लगी हुई होती हैं वो रबड़ की तरह आटा होता है, उसको कौन खा सकता है, लेकिन मजबूरन लोग खाते हैं। वो यहाँ इस्लामाबाद में वो भी 1300-1350 रुपए का थैला मिल रहा है, आपको शायद लाहौर में 1230 रुपए का मिल रहा होगा, यहाँ वो भी 1300-1350 रुपए का थैला मिलता है। तो ये तो हालत है। आप कहाँ से हम चले थे, 600-650 का थैला था और अब हम चले गए हैं 1300 रुपए के थैले के ऊपर 1600 रुपए का 20 केजी आटा, चक्की का आटा। जब फ्रांस में जब इंकलाब आ रहा था तो उस वक्त एक ही हल था, हर चीज़ का हल ये था कि लोगों पे टैक्स लगा दें और चीज़ों की कीमतें बढ़ा दें। और उस वक्त की जो इशराफिया थी उन्होंने किंग को ये यकीन दिलाया हुआ था कि जनाब लोग जो है वो बड़े मज़े में हैं, आप बेफिक्र रहें। और लोगों को जब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी उस वक्त भी जो था वो इशराफिया जो थी वो बड़ी खुश थी। और इस तरह के इंडिकेटर दिए जाते कि जनाब मोहल्लात में रखा जाता था कि जनाब नीचे तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं। तो यही बातें देखिए, एक तरफ तो ये होता है कि आप लोगों के जख्मों पे मरहम रखें, दूसरी तरफ ये बात कर देना कि जी मोटरसाइकिलें महंगी हो रही हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, गाड़ियां, और उसके इंडिकेटर दे दे कि जनाब ये देखिए इतनी गाड़ियां बिक गई, इतनी मोटरसाइकिलें। उसामा साहब ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, अगर 1 करोड़ लोग जो है वो गाड़ियां खरीद रहे हैं तो 21 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आपको वो गाड़ियां 1 करोड़ की नजर आ रही हैं, जो 21 करोड़ लोग रात को भूखा सोते हैं वो नजर नहीं आते। वो जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है वो नजर नहीं आते। मसला ये है कि हमें लाहौर की सड़कों पे गाड़ियां नजर आ जाती हैं, लाहौर में सड़कों पे बैठे हुए जो मजदूरों के झुंड हैं वो नजर नहीं आते, लाहौर के इर्द गिर्द जो कच्ची आबादी है वहां पर जो लोग भूखे बैठे हुए हैं वो नजर नहीं आते। यहाँ पर जो लोग बेरोजगार सारा दिन फिर रहे हैं और आप किसी जगह पे आपकी गाड़ी रुके, मांगने वालों की तादाद देखिए, मैं हैरान होता हूँ, शर्म आती है कि अच्छे पहले तो ये होते थे भंगी चरसी जो मांगते थे, अच्छे खासे लोग जो हैं, अच्छे खासे घरों के लोग जो हैं वो मांगने पे मजबूर हो गए हैं। वो फिर हुकूमत कहेगी उनके लिए लंगर खाने और हमने उनके लिए पनाहगाहें बना दी हैं। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, जो बिजली का एक अजीबो गरीब गोरख धंधा सामने आ रहा है, मेरे पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। यानी एक शख्स जो है वो महीने का 13,000 रुपया दे रहा है बिल, और पूरा उसके बिल के पीछे आप देखें 13,000 पूरे साल की आपको पता है बिल में आ जाता है। अचानक बिल आ जाता है 40,000, उसको भी छोड़ दें, साथ बिल में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है 40,000 बिल के अलावा एक लिखा हुआ है जी एडजस्टमेंट, बिल एडजस्टमेंट इम्प्लीमेंटेड इन एरियर्स 43,188 रुपये। ये अब कोई एक नहीं है, बहुत सी कहानियां हैं। ये क्या हुआ है? यानी कोई बगैर किसी जस्टिफिकेशन के अचानक से एक शख्स को यानी 3 गुना ज्यादा बिल भी आ रहा है एक महीने में, और उसके अलावा 40,000 रुपया लिख कर दिया जा रहा है कि एडजस्टमेंट है। किस चीज की है, क्या है, कुछ पता नहीं। ये क्यों है? ये क्या हो रहा है? जो बिल दे रहा है उसी का खून निचोड़ा जा रहा है। मेरे ज़हन में तो वो तस्वीर आ रही है जब खान साहब ने लाइटर जला के बिल जो है वो जलाया था पार्लियामेंट के सामने, बिजली का बिल, और लोगों से कहा था कि बिल अदा न करें। तो अभी तो खैर कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, अपोजिशन भी दीवार से लगी पड़ी है कि वो कोई ऐसी बात करे। लेकिन यहाँ बड़े बड़े रस्तू इस गवर्नमेंट में मौजूद हैं। किसी ने इस 1 महीने को 37 दिनों का बना दिया है, वो पावर कंपनियों ने। हाँ जी, यानी आप जी 37 दिनों का महीना, तो 30 दिन किसी भी जो 30 डेज लिखे होते हैं, 1 मंथ पीरियड, उसको इज इक्वल टू 30 डेज। वो 28 हों या 31 हों, वो 31 नहीं होते, वो 30 होते हैं। अच्छा, तो आपको 30 दिनों का बिल आपको 30 दिनों का देना होता है। सही। इनको जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह के दिनों में लेते हैं जिन दिनों में छुट्टियां हों, पहली तारीख हो, कोई और चीज़ें हों, उन चीज़ों को शामिल करके और फिर आगे। यानी सिर्फ मसला ये है कि 300 यूनिट्स की जो सब्सिडी है वो ना देनी पड़े, और ज़्यादा यूनिट्स हो जाएंगे। अल्टीमेटली जिस बंदे का 300 यूनिट है, अगर 37 दिन के ऊपर ले जाएंगे उसका 350 यूनिट हो जाएंगे। वो 350 को ही
ज़रब लग जाएगी, 300 को 12 से और 50 को ज़रब लग जाएगी 20 से, तो या 500 हो जाएंगे तो 200 को ज़रब लग जाएगी 20 से। तो वो जो 12 रुपये का यूनिट उन्होंने सब्सिडाइज़ किया था उसमें से भी एलिमिनेशन हो जाएगी सब्सिडी की, और वो ये कहेंगे कि ये सब्सिडी भी विड्रॉ कर ले। इनकी भरपूर अभी और एक चक्कर चलाया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमने पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के रेट्स अलग कर देने हैं। पहले भी इसी तरह ही थे, पीक आवर्स में रेट और सर्दियों और गर्मियों का बिल्कुल चार जब लोगों को इस हद तक कंफ्यूज कर देना। अभी शिबली फराज साहब कल को कह रहे थे, एक और चीज, कल बिल आया और आज की डेट है लास्ट, यानी कि आप उसके खिलाफ कहीं अपील भी ना कर सकें और अगली दफ़ा फिर आपको जुर्माना भी साथ भरना पड़ जाए, वो भी अलग कमाई हो। ये लूटा जा रहा है लोगों को, बहुत दुख और अफसोस की बात है। जनाब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। नई हुकूमत आ गई है, अफगान तालिबान की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो गई है, कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा, क्या असरात होंगे, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। नई अफगान हुकूमत का ऐलान हो गया, लेकिन लोगों को बहुत से इस पर इतराज़ात हैं। यूरोपीय यूनियन कह रही है कि जी इस पर शामिल नहीं है बहुत से लोग, यानी इसमें कोई खातून नज़र नहीं आ रही, मुख्तलिफ तबक़ात की इसमें नुमाइंदगी नहीं है, और फिर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को सूबाई सतह पर एडजस्ट किया जाएगा। गुलाम नज़र साहब, आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, जब से ये सारा मामला हुआ है आपके पास तो पूरी ऐसे जैसे कोई टाइम लाइन आपने किसी शख्स से कुछ सितारों की चाल वाले से पकड़ी हो और आपको पता हो कब क्या होने लगा है। नामों का भी आप पहले बता देते हैं कि किसके पास क्या ओहदा होगा, लेकिन ये ना अमेरिका को खुश है इस अनाउंसमेंट से, हालांकि अफगान तालिबान कह रहे हैं जी अबूरी है, उसके बावजूद यूरोप उनसे खुश नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि जी चले अच्छी बात है कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन हम इससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। चीन जैसे ममालिक, रूस जैसे, वो कह रहे हैं जी वर्किंग रिलेशनशिप तो हम बनाएंगे, उनकी तरफ से कुछ और तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। अमेरिका, यूरोप, दीगर ममालिक की तरफ से बिल्कुल और तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो आपको स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है अफगान तालिबान की तरफ से कि क्यों उन्होंने ऐसी हुकूमत नहीं बनाई कि जिस पर ये ताकतें खुश हो जाती हैं कि अब अमेरिका के अहलकार अब भारत आ रहे हैं, उसकी भी बात करते हैं, वो भारत अब अफगान सिचुएशन पर बात करने के लिए भारत जा रहे हैं। ये भी समझ से बाहर है कि अब भारत का क्या लेना देना है। इसका मतलब अभी उन्होंने कुछ लोग वहाँ पर रखे हुए हैं कि जिनके थ्रू अमेरिका भारत के साथ मिलकर कुछ करवाना चाहता है। लेकिन पहले इस हुकूमत के हवाले से बता दें, क्यों इन्होंने इस तरह की हुकूमत अनाउंस नहीं की जो सबके लिए किसी हद तक चले काबिल कबूल होती। बहुत सारे मुशावरत जो है इस हवाले से की गई थी। मुशावरत में कुछ अमेरिका के लोग भी शामिल रहे हैं उनके साथ, और कुछ बरतानिया के लोग भी शामिल रहे हैं। तुर्की से भी मुशावरत की गई है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से भी मुशावरत हुई है, पाकिस्तान से भी हुई है। तो तमाम शराकतदारों से मुशावरत के बाद ये अबूरी सेटअप जो है वो अनाउंस किया गया, और इसमें अगर कोई इस तरह के नाम हैं जिनके ऊपर कोई एतराज़ या कोई चीज़ है, वो बाद उसको दुरुस्त किया जाएगा और 2-4 और मज़ीद तब्दीलियाँ भी इसमें की जाएंगी। अभी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो इस वक्त की समझ बूझ के लिहाज से दो चीज़ें पहले भी हमने बात की थी। अब फिर बात यह है कि एक वो तालिबान थे जो हथियार उठाकर जंग कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनके साथी शहीद हुए, उनके साथी ज़ख्मी हुए, उनके लिम्स ज़ाया हुए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिस तरह मुल्ला खूनज़ादा हैं, या उनसे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, या दीगर जो बड़े रहनुमा हैं, उनका काम जो था वो बैठकर स्ट्रेटजीज़ बनाना और उनको स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूशन कराना, और कईयों के फ़दाइन किसी की जिम्मेदारी थी तैयार करना, किसी की जिम्मेदारी थी अबलाग अमा को तसल्ली देना, अबलाग अमा की बात करना, किसी की इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जिम्मेदारी थी। तो ये तमाम इस तरह से चीज़ें चल रही थी। अब जब हुकूमत साजी का मरहला आया तो क्या उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है जो हथियार उठाकर अपनी जान हथेली पे रख के 20 साल वो जंग लड़ते रहे हैं, और क्या उनको शामिल ना किया जाता? वो कहेंगे कि जी इनका क्या तजर्बा है, तो वो अस्करी लिहाज से उनका तजर्बा तो है। अब ये इस तरह के मसाइल हैं, और अगले भी अभी और बहुत से मसाइल वहाँ पे मुंह खोल के खड़े हैं कि ये जो लोग हैं
इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? क्या इनको अफ़गान फोर्सेस में एडजस्ट किया जाएगा? क्या इनको अफ़गान फ़ौज में एडजस्ट किया जाएगा? पुलिस मिलिशिया या अफ़गान मिलिशिया, या क्या इसको रंग दिया जाएगा? इनको क्या सरकारी सरकारी मुलाजमत में आ जाएंगे? जो तमाम जंगजू थे वो काफ़ी बड़ी तादाद है उनकी, 60-70 हज़ार लोग हैं, तो वो उनको किधर खपाया जाएगा? तो वो ये भी चीज़ें सामने हैं। बिल्कुल सही। तो ये अभी जितनी मुशावरत की गई है, ये मैं बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे ममालिक के साथ ये बात हुई है। रेलेवेंटली अगर आपने जो बात की थी इंडिया की, तो इंडिया के हवाले से मैं आपको यहाँ बात बताऊं कि एटलीस्ट इंडिया के तकरीबन 24 चैनल्स हैं जो दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे ही है। इसमें से 8 चैनल अंग्रेज़ी हैं, 1 चैनल बांग्ला है, 2 चैनल बांग्ला ज़बान से हैं और हिंदी ज़बान के भी 8-9 चैनल्स हैं। अगर आप कहें तो रिपब्लिक टीवी, जी हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, न्यूज़ 18 बांग्ला, टाइम्स न्यूज़, वियोन, ABP न्यूज़, आज तक, अमर उजाला, आगे जो है न्यूज़ 24, न्यूज़ 18, ओपिन इंडिया और मैस नो, उसके बाद Z24 जो है घंटा, इस तरह के और पूरी फहरिस्त है ये। तो जब ये सूरत हाल होगी, इसमें हमारे पास तो पाकिस्तान में एक अंग्रेजी चैनल भी नहीं है जो ये बता सके बाहर की दुनिया को। अब उर्दू तो पूरी दुनिया नहीं समझती। ऐसे कम्युनिकेशन के हवाले से देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी हर वक्त ये होता है कि वो फेक न्यूज़ है, ये फलां है, ये फलां है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक अंग्रेजी चैनल ही खड़ा कर देते 3 साल में, कोई बैठ के ये जो उर्दू है इनको बंद करने के चक्कर में दुनिया को। अच्छा, ये आपकी बात सही है। 8 टीवी चैनल, 8 अंग्रेजी टीवी चैनल मीटिंग एंड मेकिंग कर रहे हैं इंडिया के जो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर, और उसको देख रहे हैं तमाम पेंटागन में बैठे हुए लोग, CIA के लोग और वो तमाम लोग जो वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं। तो उनका ज़हन क्या होगा? फिर वो इंडिया लैंड करेंगे या पाकिस्तान आके बातचीत करेंगे? अच्छा सर, मेरे पास लेकिन जो क्लोजिंग का टाइम होने वाला है। बाबर डोगर साहब, सिराजुद्दीन हक्कानी को शामिल कर लिया गया, जिनके सर पर कीमत लगाई हुई है अमेरिका ने $50 लाख। ये आज तक है $50 लाख, तो नहीं कोई 80 करोड़ रुपया बनेगा। तो इसी तरह से दीगर जो गुंटानामो बे में जो लोग कैद रहे उनको लगा दिया गया है काबीना में। तो वो तो अफगान तालिबान किसी की नहीं सुन रहे। अच्छा उसामा साहब, मैं जल्दी से इतना बता दूं कि जिस तरह से अभी उन्होंने कहा, गुलाम मुर्तज़ा साहब ने, जो जंग लड़ रहे थे, कुछ लोग थे जो डिप्लोमेसी कर रहे थे, कुछ दोहा कतर में बैठे थे, कुछ कंधार में बैठे थे, कुछ लड़ रहे थे। अब जो लड़ रहे थे, जारी बात है कि जो अमेरिका से लड़ रहे थे और उन सब पे अमेरिका ने हेड बनी रखी हुई थी। अब जिनकी वजह से अफगानिस्तान फतह हुआ, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा, तो अब जब गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें उनको शामिल किया जाएगा। और जो लड़े वो अमेरिका के साथ है 20 साल, तो अमेरिका ने उन पे हेड बनी रखी हुई है, ये इशू तो सामने आएगा। टाइम खत्म हो गया, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।